नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जीके बाई अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम निरंतर आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं लेके आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी कक्षा रहती है 5 से 6 इंग्लिश की, उसके बाद में 6 से 7 आपके लिए मैं सतवीर लेके आता हूं साइंस का एक प्यारा सा सेशन, और उसके बाद में जीके अजय सर आपके लिए जीके की क्लास लेकर के आते हैं, जिनकी पीडीएफ आप सबको मिलती है। याद रखना है कौन सा चैनल है, जीके बाय अजय सर, जीके बाय अजय सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी क्लास की क्या मिलेगी भी, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। तो जो बच्चे आज नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसको ज्वाइन करें, ताकि हमारे जो भी सभी क्लास हैं उनकी पीडीएफ आपको आसानी से मिल सके, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल के का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, आने वाली जो वीडियो है, क्लास है, उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। दोस्तों, बिना किसी विलंब के अपन शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पीछे वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो तरंग है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, और तरंग के कितने गुणधर्म थे उनकी हमने चर्चा की थी। सबसे पहले जो तरंग का गुणधर्म पढ़ा था हमने, तरंग दैर्ध्य पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? तरंग दैर्ध्य, जिसे अपन याद रखना है किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं तरंग लंबाई के नाम से, तरंग लंबाई के नाम से, ठीक है ना। और इसे ग्रीक भाषा के शब्द लैम्डा द्वारा इसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था आवृत्ति। क्या पढ़ा था भाई? आवृत्ति, ठीक है ना। और आवृत्ति को मैंने आपको बताया था, इसे n के द्वारा भी लिखते हैं, इसे न्यू के द्वारा भी लिखते हैं, और इसे h के द्वारा भी लिखते हैं, ठीक है ना। और सॉरी, f के द्वारा भी लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं भाई? f के द्वारा भी लिखते हैं, ठीक है ना। f मतलब फ्रीक्वेंसी। और हमने पढ़ा था आयाम के बारे में, है ना। आयाम बोले तो एम्पलीट्यूड, a से अपन इसे लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने पढ़ा था तीव्रता। किसके बारे में पढ़ा था भाई? तीव्रता के बारे में पढ़ा था। इतनी सारी चीजें हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली है, और जो बच्चे नए हैं वो YouTube चैनल पर जाकर के जो फिजिक्स की, साइंस से संबंधित जो भी आपकी प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के पीछे वाले सारे वीडियो एक बार देखें और वहां से अपना बेसिक क्लियर करें। उसके बाद में ये सारी चीजें उनको प्ले लिस्ट में उपलब्ध हो जाएगी। वहां पर वीडियो को पॉज करके आपके लिए सुविधा दी गई है, आप आसानी से नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो को बार बार देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों, चलें अपन आगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, याद रखना है क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज अपन पढ़ने वाले हैं वो तरंग का सामान्य वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तरंग का क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और वर्गीकरण में हेडिंग डालो, तरंग का क्लासिफिकेशन, यानी तरंग का वर्गीकरण, तरंग का वर्गीकरण। तरंग की वर्गीकरण की यदि बात करें अपन, तो तरंग का वर्गीकरण याद रखना है दोस्तों 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, यदि आप प्रकार देखोगे तो पहले प्रकार में आप याद रखना है तरंग को बांटा जाता है किस आधार पर? तो तरंग को बांटा जाता है, याद रखना, पहला प्रकार है आपका कौन सा है बताओ? माध्यम की उपस्थिति के आधार पर, या माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग का प्रकार, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर तरंग का प्रकार, आधार पर तरंग का या तरंग के प्रकार, तरंग के प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। पहला जो आपका प्रकार रहेगा वो रहेगा, इसमें याद रखना है आपको कौन सा प्रकार है। एक है आपका यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंग को ही अपन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? यांत्रिक तरंग को दोस्तों अपन कहते हैं प्रत्यास्थ तरंग। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, ठीक है गुरुजी।
इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे अपन कहते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, या इसे कहा जाता है इलास्टिक वेव। क्या कहा जाता है? इलास्टिक वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? इलास्टिक वेव कहा जाता है। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग के प्रकार, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? यांत्रिक तरंग, या फिर जिसे अपन कहते हैं प्रत्यास्थ तरंग, इंग्लिश में कहते हैं इसे मैकेनिकल वेव, या फिर अपन इसे कहते हैं इलास्टिक वेव। दोस्तों, मैं जो भी चीज करवा रहा हूं वो बिल्कुल एकदम आप ये कह सकते हो एनसीईआरटी, माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड, है ना, और भी कुछ गहराई की बातें जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि क्या टॉपिक हमें पूरा मिल रहा है, क्या हमें कंटेंट थ्योरी है वो पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है, तो उसकी तो आप चिंता मत करो। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक और बिल्कुल एकदम फुल कंटेंट के साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो ना तो किसी भी बुक को, किसी भी गाइड को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। डिट्टो आपके नोट्स में से आपको क्या मिलेंगे भाई? एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्लस जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे वो क्वेश्चंस भी आपको लगभग मैं ये कहता हूँ कि उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित, उन्हीं क्वेश्चन की लैंग्वेज से आधारित आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम पढ़ रहे हैं तरंग का वर्गीकरण। पहला हमने पढ़ा माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग का प्रकार, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग। दूसरी जो होती है वो होती है, याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है ना। यह है पहला वर्गीकरण, है ना, पहला वर्गीकरण, ठीक है ना। दूसरा आप देखो, अब देखो यांत्रिक तरंगें क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे, है ना, जस्ट अभी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आपको पैसेंस बनाए रखना है। मैं आपको पहले तरंग का वर्गीकरण आपको बता देता हूं। दूसरी बात है वो किया गया है, देखो भाई, माध्यम में उपस्थित, माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर तरंगों का प्रकार, कंपन के आधार पर तरंगें या तरंगों का वर्गीकरण, तरंगों का प्रकार, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है आपका वो कौन सा रहेगा? तो याद रखना है, पहला प्रकार रहेगा वो रहेगा दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा जो है आपका वो है, याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, याद रखना है, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा जो है वर्गीकरण का आधार वो आपका रहेगा, याद रखना है, ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगों का प्रकार। तीसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा रहेगा? ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, संचरण के आधार पर, के आधार पर
तरंगों का प्रकार, आधार पर तरंगों का प्रकार। तो याद रखना है, तरंगों का जो प्रकार है वो दो प्रकार की तरंगें होती है। किसके आधार पर? ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। पहला है आपका, याद रखना है, प्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे, ठीक है, प्रगामी तरंगे। और दूसरी जो है वो होती है आपकी अप्रगामी तरंगे। कौन सी होती है? अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, ठीक है ना। एक तो है प्रगामी तरंगे और एक है अप्रगामी तरंगे। कौन सी है बताओ? एक तो है प्रगामी तरंगे और एक है आपकी, याद रखना, कौन सी? अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, ठीक है ना। और एक है, याद रखना है, आपकी अप्रगामी तरंगे, इनको अपन कहते हैं, याद रखना है, स्टेशनरी वेव। क्या कहते हैं भाई? स्टेशनरी वेव कहते हैं। क्या क्लास में जो करवाया जा रहा है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है तो सब थम्स अप करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखना है। किसी भी प्रकार की क्लास समझने में या फिर कंटेंट समझने में आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ना। और मैं 100% कहता हूं कि आपका कमेंट देखा जाएगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी जरूर किया जाएगा, ठीक है ना। हम जरूर कोशिश करेंगे आपके समस्या की समाधान के लिए, ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं, याद रखना है, स्टेशनरी वेव कहते हैं, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं इसे? अपन स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, ठीक है ना। तो तरंगे हैं वो तीन आधार पर वर्गीकृत की गई है। कितने आधार पर वर्गीकृत की गई भी? तीन आधार पर क्या की गई है दोस्तों? वर्गीकृत की गई है। पहला जो आपका तरंग संचरण, आपके तरंग का जो वर्गीकरण का आधार है वो है आपका, याद रखना है, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे। बताओ दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जो तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो आप कहोगे दो प्रकार की होती है। कमेंट करना, बताओ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और ये भी बताओ कि कौन कौन सी होती है। जल्दी जल्दी अपना कमेंट करो, बताओ कौन कौन सी होती है। तो कहोगे कि गुरुजी एक तो होती है यांत्रिक तरंग, जिसे अपन कहते हैं प्रत्यास्थ तरंग। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग, इसे ही अपन कहते हैं प्रत्यास्थ तरंग। दोस्तों इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, या फिर इसे अपन कहते हैं इलास्टिक वेव्स। क्या कहते हैं? इलास्टिक वेव्स कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो प्रकार है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा प्रकार है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के आधार पर जो तरंगे हैं वो याद रखना है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसे अपन ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग, याद रखना, जिसे अपन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के नाम से जानते हैं। ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगों का प्रकार, याद रखना है, ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक प्रगामी तरंगे, जिन्हें अपन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी कौन सी? अप्रगामी तरंगे, जिन्हें कहा जाता है स्टेशनरी वेव। क्या कहा जाता है भी? स्टेशनरी वेव कहा जाता है। दोस्तों यहां तक सबको समझ में आया होगा? बताओ, यहां तक सबको समझ में आया होगा? आया है ना? जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ क्या यहां तक सबको समझ में आया? अरे भाई यहां तक सबको समझ में आया ना? आगे चलें? बताओ आगे चलें या फिर एक बार और बताना है? चलो फिर आगे चलते हैं। अब अपन एक एक को खोलते हैं और एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। एक एक को डिटेल से समझने का क्या करते हैं भाई? प्रयास करते हैं। चलो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, याद रखना है कौन सा? सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग का प्रकार। और पहला प्रकार मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, वो है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग का जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? तो आप कहोगे यांत्रिक तरंग है। कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग, है ना। कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं?
माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग का वर्गीकरण यांत्रिक तरंग, या फिर हम इसे कहते हैं दोस्तों, किस नाम से जानते हैं बताओ? इसे कहते हैं अपन प्रत्यास्थ तरंग। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। प्रत्यास्थ तरंग के नाम से हम इसे जानते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, याद रखना है, मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं भी? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, ठीक है ना, मैकेनिकल वेव्स। या फिर हम इसे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसे अपन इलास्टिक वेव के नाम से जानते हैं। इलास्टिक वेव्स के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक वेव के नाम से हम इसे जानते हैं। देखो, इलास्टिक वेव्स के नाम से इसे अपन जानते हैं। क्या होती है देखो इधर, यदि कोई भी तरंग है और वो गति कर रही है ना, उस गति के लिए यदि उस तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के वो गति नहीं कर सकती, यानी हम ये कह सकते हैं निर्वात में वो गति नहीं कर सकती, तो वो कहलाएगी, याद रखना है, यांत्रिक तरंग। वो क्या कहलाएगी? यांत्रिक तरंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थ तरंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थ तरंग कहलाएगी। वो याद रखना है क्या कहलाएगी? आपकी यांत्रिक तरंग कहलाएगी। कौन सी भाई? यानी ऐसी तरंगें जिनको गति के लिए, गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है यांत्रिक तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे, या फिर क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है ना। तो लिखना है आपको, साथ साथ में पहले समझोगे फिर लिखते जाओगे। यानी ऐसी तरंगें जिन्हें गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये गति नहीं कर सकती, बिना किसी माध्यम के ये गति नहीं कर सकती, गति या गमन नहीं कर सकती। क्या कहलाती है भी? नहीं कर सकती, कोमा क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंग कहलाती है, ठीक है ना, यांत्रिक तरंग कहलाती है। पहली बात तो आप याद रखोगे ये, यानी कोई भी तरंग है यदि वो गति कर रही है तो गति के लिए उसे माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है। बिना किसी माध्यम के दोस्तों वो गति नहीं कर सकती। तो याद रखना ऐसी जो तरंग है वो कहलाएगी आपकी यांत्रिक तरंग। क्या कहलाएगी भाई? यांत्रिक तरंग कहलाएगी, ठीक है ना। और याद रखना है ये तरंगे माध्यम में यांत्रिक ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ती है, यानी यदि वो माध्यम में आगे बढ़ेगी तो याद रखना उसके पास में उसकी यांत्रिक ऊर्जा होगी, यानी यांत्रिक ऊर्जा बोले तो गतिज ऊर्जा होगी, और उसके बाद में उसके पास में उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। तो कुल ऊर्जा क्या कहलाएगी? उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। माध्यम में यदि गति कर रही है तो वो याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा के साथ में वो माध्यम में क्या होगी भी? आगे बढ़ेगी, माध्यम में आगे बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात याद रखना है कि भाई माध्यम में गति कर सकती है, बिना माध्यम के गति नहीं कर सकती। इसका मतलब ये निर्वात में गति नहीं कर सकती, निर्वात में गति नहीं कर सकती,
गति नहीं कर सकती, है ना, कर सकती। निर्वात बोले तो ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी माध्यम के कण क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है। याद रखना वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। और अगर माध्यम होगा तो वहां पर याद रखना है आपको, वहां पर किसी न किसी प्रकार के क्या होंगे, कण उपस्थित होंगे, तो वो याद रखना है माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। अब थोड़ी से अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं अपन। और उदाहरण की बात करें तो बताओ, ठोस में उत्पन्न तरंग, ठोस में उत्पन्न तरंग, ठोस में उत्पन्न तरंग कैसी है रे? तो आप कहोगे, याद रखना है कैसी है दोस्तों, तो आप बताओगे गुरुजी यांत्रिक तरंग है। कैसी है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है ना। अब आपको बोल दिया जाए स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कैसी है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कैसी है, में उत्पन्न तरंग कैसी है। यदि आपने स्प्रिंग को दबाया और दबाने के बाद में आपने छोड़ दिया तो याद रखना वहां पर जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो कैसी तरंग है, तो आप याद रखना वो कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग एक प्रकार की ठोस माध्यम है और उस ठोस माध्यम में कणों का क्या हो रहा है भाई, कंपन हो रहा है। तो याद रखना है ऊपर नीचे कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे आपकी यांत्रिक तरंग। क्या कहलाएगी, यांत्रिक तरंग कहलाएगी, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखो भाई, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, जल की सतह पर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, है ना, उत्पन्न तरंग। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग कैसी है, तो आप कहोगे यांत्रिक तरंग है। याद रखना दोस्तों, डोरी को हिलाने पर, डोरी को हिलाने पर, तनी हुई डोरी को हिलाने पर, हिलाने पर डोरी में उत्पन्न तरंग, हिलाने पर डोरी में उत्पन्न तरंग क्या कहलाएगी, डोरी में उत्पन्न तरंग क्या कहलाएगी, तो आप कहोगे गुरुजी यांत्रिक तरंग। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है भाई, यांत्रिक तरंग है, ठीक है ना। और अगर अपन थोड़ा सा और समझना चाहे तो याद रखना है आपको, क्या याद रखोगे, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो आप कहोगे ध्वनि तरंग गुरुजी यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, ध्वनि तरंग याद रखना है यांत्रिक तरंग है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आपको यह भी याद रखना है कि जो भूकंप तरंग है, भूकंप तरंग वो कैसी तरंग है, तो गुरुजी याद रखना भूकंप तरंग है वो याद रखना यांत्रिक तरंग है। और भूकंप तरंग को ही अपन इंग्लिश में कहते हैं सिस्मिक वेव। क्या कहते हैं भाई, सिस्मिक वेव के नाम से अपन जानते हैं, सिस्मिक वेव के नाम से अपन जानते हैं। तो क्या आपको समझ में आया यांत्रिक तरंग क्या है, क्या समझे या नहीं समझे? अगर दोस्तों पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की आपको कंजूसी नहीं लग रही है कि आपको प्रोवाइड जो करवाया गया कंटेंट है वो एकदम फुली है, एकदम बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम के हिसाब से दी बेस्ट है, तो आप एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और थम्स अप का निशान दिखा करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है जो अभी तक घर पर हैं, ठीक है ना, और ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है ना, उनको जागरूक करना है इस क्लास के माध्यम से, है ना। तो दोस्तों सूरतगढ़ में अगर कोई भी बच्चा अभी तक किसी भी तैयारी के लिए घर से बाहर नहीं निकला है तो आइए, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। जीके भाई अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और निरंतर निःशुल्क क्लास का आनंद उठाओ, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करो आप, ठीक है। बच्चों को जागरूक करो इस YouTube चैनल के माध्यम से। यहाँ पर जो भी आपको क्लास दी जाएगी वो एकदम फुली कंटेंट के साथ में दी जाएगी और यहाँ पर आपको जो भी याद रखना है क्लासें दी जाएगी YouTube चैनल पर वो एकदम फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, बिना किसी याद रखना है बिना किसी कंटेंट के संकुचन के साथ हम ये कह सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार की कोताही या किसी भी प्रकार की कंजूसी आपको याद रखना है इस कंटेंट में नहीं की जाएगी, ठीक है। हाँ, तो पढ़ना
आपके हाथ में है, पढ़ाना हमारे हाथ में है, और हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जुड़ना याद रखना है उसके साथ में आपको है। ठीक है, हाँ, तो ये जो आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है ना, ये आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर के अवश्य जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। हाँ, आगे चलो, और दूसरा प्रकार जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है दोस्तों कौन सा, तो आप कहोगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा आएगा भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे। गुरुजी कौन सा आएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरा जो प्रकार है ना, दूसरा प्रकार है किसके आधार पर? दूसरा प्रकार है आपका, बताओ किसके आधार पर? तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दूसरा जो प्रकार आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो दोस्तों कौन सा? तो याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सा पढ़ रहे हो? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक इंग्लिश में अपन कहते हैं, याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को इंग्लिश में अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव्स के नाम से अपन जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर अपन इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोस्तों पिछली जो आपने तरंग पढ़ी थी, उसको माध्यम की आवश्यकता थी, उसको माध्यम की आवश्यकता थी। बिना किसी माध्यम के वो गमन नहीं कर सकती, वो गति नहीं कर सकती। लेकिन याद रखना है, ये जो तरंग है, ये याद रखना है माध्यम के बिना भी क्या कर सकती है? गति कर सकती है ना। माध्यम के बिना भी क्या कर सकती है? गति कर सकती है। अर्थात ये निर्वात में भी क्या कर सकती है? गति कर सकती है। निर्वात में भी क्या कर सकती है भी? गति कर सकती है। ठीक है ना। देखो इधर, यदि ऐसी तरंगे, आप ऐसे लिखो, ऐसी तरंगे जो बिना किसी माध्यम के, या आप ऐसे लिख दो एक बार, माध्यम के बिना ये गति कर सकती है। ऐसी तरंगे जो माध्यम के बिना भी गति कर सकती है, गति या गमन कर सकती है ना। आप ये भी लिख सकते हो, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, ये निर्वात में भी क्या कर सकती है दोस्तों? निर्वात में भी गति कर सकती है। निर्वात में भी गति कर सकती है। कर सकती है नहीं कर सकती? कर सकती है। निर्वात में भी क्या कर सकती है? ये गति कर सकती है, जिन्हें अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से अपन इसे जानते हैं। ठीक है। ऐसी तरंगे जो माध्यम के बिना भी क्या करे भी? गति करे। ऐसी तरंगे जो माध्यम के बिना भी क्या करे भी? गति करे। ठीक है ना। और गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी क्या करे भी? गति करे। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे, याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा था यांत्रिक तरंग के अंदर कि ये यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेकर के क्या होती है? अपने माध्यम में बढ़ती है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, कि ये तरंगे विद्युत क्षेत्र, या आप ये कह सकते हो विद्युत ऊर्जा, ये तरंगे विद्युत ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा व चुंबकीय ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ती है, ठीक है ना। यानी ये माध्यम में संचरण करेगी, यदि ये माध्यम में संचरण करेगी तो याद रखना है ये विद्युत ऊर्जा व चुंबकीय ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं और यहां से प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं आपको बता दूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखो दोस्तों कैसे, इनके कुछ प्रकार होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, इधर देखो, आपको ऐसे लिखना है, नोट्स बनाओ ना आप, तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना इसी तरीके से लिखना है आपको। सबसे पहले यदि अपन बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो याद रखना है गामा तरंगे। ये कौन सी तरंगे होगी बताओ? गामा। ये कहलाएगी गामा तरंगे। कौन सी तरंगे कहलाएगी बताओ? गामा तरंगे। गामा तरंगों के बाद में जो है वो आ जाएगी आपकी एक्स रेज। क्या आ जाएगी भी? एक्स रे, है ना, एक्स किरणें। कौन सी किरणें? एक्स किरणें। तीसरी जो आएगी वो आएगी अल्ट्रा वायलेट। कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट, है ना। अल्ट्रा वायलेट बोले तो पराबैंगनी। कौन सी किरणें भाई? पराबैंगनी किरणें, है ना, पराबैंगनी किरणें। उसके बाद में आपका आएगा दृश्य प्रकाश, यानी यूवी। आप ये कह सकते हो विजिबल। क्या कह सकते हो? विजिबल, दृश्य प्रकाश, विजिबल, है ना। विजिबल का मतलब क्या हो गया? दृश्य प्रकाश। कौन सा आ गया बताओ? दृश्य प्रकाश आ गया है। कौन सा आ गया भाई? दृश्य प्रकाश आ गया है। इसके बाद में आपकी आएगी इंफ्रारेड, यानी अवरक्त तरंगे। कौन सी आएगी? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है ना। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। इंफ्रारेड बोले तो अवरक्त तरंगे, ठीक है ना। इसके बाद में यदि है तो वो है आपकी सूक्ष्म तरंगे, जिसे अपन कहते हैं माइक्रोवेव्स कहते हैं। माइक्रोवेव मतलब याद रखना सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंग, ठीक है ना। और एक बच गई लास्ट आपकी, कौन सी भाई? रेडियो। याद रखना है रेडियो तरंगे, यानी रेडियो रेज, है ना, रेडियो रेज, है ना, रेडियो तरंग। कौन सी बच गई बताओ? रेडियो तरंग बच गई है। कौन सी बच गई है भाई? रेडियो तरंग बच गई है। 1 2 3 4 5 6 और 7 तरंगे होगी। कौन सी आपकी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी होगी भी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों यहां से जो प्रश्न बनता है ना, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और अभी गांठ बांध लेना, है ना। आपका जो एग्जाम, जैसे एएलपी का एग्जाम है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम है, तो इससे संबंधित किसी न किसी प्रकार का प्रश्न आता है। देखो जब आप इधर से इधर की तरफ जाते हो ना, इधर से इधर की तरफ जाते हो, तो दोस्तों याद रखना है तरंग दैर्ध्य का मान, यानी लैम्डा, लैम्डा सबसे क्या होती है भाई? कम होती है इधर। सबसे क्या होती है भाई? कम। लैम्डा तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? सबसे कम। और इधर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा, है ना। लैम्डा क्या होता है इधर? सबसे ज्यादा। यानी इधर से इधर आप आओगे, इधर से इधर यदि आप आओगे तो याद रखना है तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा भाई? बढ़ेगा। तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा मतलब लैम्डा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यदि आपसे कहा जाए इनमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तरंग लंबाई किसकी है, तो आप कहोगे गामा किरणों की सबसे कम लंबाई है, तरंग दैर्ध्य है। और याद रखना रेडियो तरंगों की सबसे ज्यादा क्या होती है? तरंग लंबाई होती है, लैम्डा होती है, ठीक है। होती है नहीं होती? देखो अगर आप बात करो तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है ना, वो 10 की पावर कितनी होती है बताओ? 10 की पावर 3 होती है। 10 की पावर कितनी होती है? 3 होती है। इसकी होती है 10 की पावर माइनस कितनी होती है भाई? 2 होती है। 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर, ये याद रखना ये मीटर में है, किसमें भी ये मीटर में है,
किसमें दोस्तों, ये मीटर में है। 10 की पावर -2 ये है आपकी 10 की पावर -5 मीटर। कितनी अभी 10 की पावर -5 मीटर। ये है 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -6 मीटर। ये है 10 की पावर -8 मीटर। 10 की पावर -8 मीटर। और ये है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। और ये है 10 की पावर -12 मीटर। जो घात, जो पावर माइनस में जितनी ज्यादा होगी वो याद रखना उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। वो उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य लैम्डा किसकी है, रेडियो तरंगों की है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, याद रखना है किसकी है। तो आप बताओगे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वो है गामा किरणों की। किसकी है भाई, गामा किरणों की। दोस्तों यहां से और चीज आपको क्या याद रखनी है, देखो इधर इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां से आपको आवर्ती का रिलेशन पूछा जाता है इनके मध्य, है ना। तो आवर्ती यानी आप V बराबर क्या पढ़ते हो, V बराबर n गुना क्या पढ़ते हो, लैम्डा पढ़ते हो। V बराबर n गुना क्या पढ़ते हो, लैम्डा पढ़ते हो। आपको आवर्ती याद करनी है तो V बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर में क्या आ जाएगा, n। यानी इससे अपन एक पता लगा में कि जिस तरंग दैर्ध्य की लैम्डा सबसे ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, उसकी आवर्ती उतनी ही क्या होगी भाई, कम होगी। उसकी आवर्ती उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो बताओ इसकी लैम्डा क्या है, सबसे ज्यादा है, तो जो इसकी आवर्ती है वो क्या हो जाएगी भाई, सबसे कम हो जाएगी। आवर्ती क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। और याद रखना है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है, कम है, तो इसकी आवर्ती है वो क्या हो जाएगी भी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना, सबसे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना है। और यदि बात करो इसके बाद में, तो एक आप ऊर्जा का रिलेशन देखते हो, E बराबर hc अपॉन में क्या पढ़ते हो भाई, लैम्डा पढ़ते हो। hc अपॉन में क्या पढ़ते हो, लैम्डा पढ़ते हो। यानी जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है उसकी ऊर्जा सबसे क्या होगी भाई, कम होगी। उसकी ऊर्जा सबसे क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, इसकी है। तो ऊर्जा याद रखना E बराबर क्या होगी, ऊर्जा सबसे क्या होगी, अधिक होगी, किसकी, गामा किरणों की। सबसे अधिक क्या होगी भी, ऊर्जा होगी। याद रखना किसकी, गामा किरणों की। और याद रखना है लैम्डा जो है, याद रखना आपके बाद में रेडियो तरंगों में याद रखोगे आप, ऊर्जा क्या है, सबसे याद रखना है कम, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है, अधिक है। तो ऊर्जा सबसे क्या होगी, कम होगी। और जिस तरंग की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है उसकी भेदन क्षमता, है ना, भेदन क्षमता भी उतनी क्या होती है, अधिक होती है। तो भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी, गामा किरणों की। और भेदन क्षमता सबसे कम होती है किसकी, याद रखना है रेडियो तरंगों की। सबसे कम क्या होगी, सबसे कम होगी भेदन क्षमता। तो यहां से याद रखना है सबसे कम भेदन क्षमता, यहां से प्रश्न आते हैं और याद रखना इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए आपको यह बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिख करके बताना है कि क्लास का टाइमिंग इतना ही रखें या और बढ़ाया जाए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप सबको बता दिया, कौन सा है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है आपका जीके बाय अजय सर। जिस नाम से आपका हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सबका यूट्यूब चैनल है जीके बाय अजय सर, इसी नाम से आपका क्या रहेगा, अजय सर, इसी नाम से आपका क्या रहेगा भी, टेलीग्राम चैनल रहेगा। इस टेलीग्राम चैनल को सारे ज्वाइन करोगे, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगी, सभी विषयवार आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लास के जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है ना, और लगातार इस चैनल के साथ में बने रहना, है ना। आपकी सफलता हमारा क्या मिलेगा भाई, हमारा आशीर्वाद, हमारा कंटेंट और हमारा जो भी मेहनत है, हमारी जो भी मेहनत है वो निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। बस आपको इसके लिए जुड़े रहना है निरंतर, लगातार। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।